हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉजिकल मास्टर जी। जैसे कि कल हमने 2023 का सेट एक्स किया था, आज हम जो है सेट वाई करेंगे। कल हमने उसके एमसीक्यूज किए थे, आप सबका अच्छा रिस्पांस मिला, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में उसके आंसर भी दिए हैं, बड़ा अच्छा लगा वो देख के। तो आज हम सेट जो है वाई करेंगे, सभी ने वीडियो में जुड़े रहना है। और इसमें हम एमसीक्यूज तो करेंगे, साथ में इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देखेगा उसके बड़े सारे डाउट इस वीडियो में ही क्लियर होने वाले हैं। 20 एमसीक्यूज हैं ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम हमारी आज की वीडियो पे। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द नंबर टू रूट टू इज। कल भी हमने देखा था नंबर सिस्टम पे भी ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। अब नंबर रूट टू क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इवन नंबर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर या नन ऑफ दिस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रूट टू जो है वो इररेशनल नंबर है। और ये आपको क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में भी आता है, प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल, रूट थ्री इज इररेशनल, रूट फाइव इज इररेशनल। तो याद रखना ये सारे जो है इररेशनल नंबर हैं। जो प्राइम नंबर का रूट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? इररेशनल होता है। तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ये सभी क्या है? इररेशनल नंबर हैं। बाकी इवन नंबर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6 सभी को पता है। रेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो फर्स्ट एमसीक्यू रूट टू जो है वो आपका इररेशनल नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है ये हमारा एमसीक्यू। सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज। हमें सम निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि दो होते हैं, एक सम होता है और एक प्रोडक्ट होता है। सम जो है उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। और सम का जो फार्मूला है वो है माइनस बी अपान ए और प्रोडक्ट का फार्मूला है सी अपान ए। तो यहां पे हम देख लेंगे कि हमारा एबीसी क्या है। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास ए है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं 1 हो गया। बी हमारे पास 7 है और सी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो 10 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। माइनस फार्मूले का आ गया, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 अपान ए की जगह आ गया 1। इसका आंसर हो जाएगा -7। हमने चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो -7 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नंबर थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, एपी से लिया गया है और बोला गया है द 11th टर्म ऑफ एन एपी। हमें इसकी 11th टर्म बतानी है। अब एपी में निकालने का फार्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है। और यहां पे हमें ए जो है वो 3 दिया है और डिफरेंस जो है, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लो। एपी में जो है वो डिफरेंस सेम होता है। जब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 जब करेंगे तो हमारा आएगा 0। तो डिफरेंस इसका 0 है। ये वैल्यूज आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो आपका आंसर हमें पूछी थी 11th टर्म। ए 11 का मतलब होता है ए प्लस, अगर यहां 11 पुट करेंगे तो 11 माइनस 1 10d, ए प्लस 10d। तो ए की वैल्यू थी 3 प्लस 10, डी की जगह हमने 0 आया था डिफरेंस। 10 को 0 से करेंगे 0, 0 प्लस 3 इज 3। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 11th टर्म भी जो है इसकी हमारी 3 बन जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। क्योंकि इस एपी में डिफरेंस 0 है तो इसलिए इसकी जो भी टर्म्स होंगी आगे वो 3 ही बनेगी। अगर आपको 11th की जगह वो 12th टर्म पूछता है तो उसका आंसर भी 3 ही आना है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 0 है। ये नंबर 3 हमारा ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट पे चलेंगे भी हम। कल भी हमने देखा था सेट एक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था डिस्टेंस फार्मूला पे, और मैंने पूछा था बच्चों को कि कमेंट में बताओ सेक्शन फार्मूला क्या है। अच्छा लगा देख के, कुछ बच्चों ने रिस्पांस किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। मैंने देखा बच्चे ने सेक्शन फार्मूला लिखा था और बिल्कुल सही लिखा था। आज वाला क्वेश्चन हमारा दोबारा जो है वो डिस्टेंस फार्मूला पे है। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और फार्मूला वही कल वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 लिखे या x1 माइनस x2 लिखे, दोनों में सेम ही है क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं आना है। 2 माइनस 0 करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 3 -3 और -3 का स्क्वायर होता है +9, 9 + 4 इज 30। थोड़ा हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, हम हर स्टेप नहीं लिख रहे क्योंकि ये एमसीक्यूज है, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन में फास्ट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से आपने करने हैं। अगर पूरा आप इसको सॉल्व करते भी हो तो भी मार्क्स आपको एक ही मिलना है, इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है क्योंकि ये एमसीक्यू है। तो √13 जहां दिखेगा आपने उसको मार्क कर देना, आपका 1 नंबर आ जाएगा। नंबर 5 है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। कल वाले क्वेश्चन में पूछा था सेमी सर्कल, सेट एक्स में पूछा था सेमी सर्कल, ये लेकिन यहां पे सर्कल पूछा है और मैंने बताया था सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2πr। नेक्स्ट पे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। kx plus 2y equals to 5 and 3x plus y equal to 1 has a unique solution। तो सेम देखो ध्यान से, आप सबको कंडीशंस पता होनी चाहिए, यूनिक की कंडीशन क्या होती है। यूनिक सॉल्यूशन जिसका एक ही आंसर आता है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, उनका एक ही आंसर आएगा। अब इसमें हम जब हम करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, क्योंकि यहां पे आपका ये आपका हो गया a1, ये b1 और ये c1, अगर इस तरफ ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, ये आपका a2, ये b2 और +1 इधर आके -1 होके ये बन जाएगा आपका c2। लेकिन हमें यहाँ पे c1 c2 की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में। इसको सॉल्व करेंगे k यही रहेगा, इज नॉट इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 कितना होता है 6, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 पे जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। यहां पे k इक्वल टू 6 भी दिया है, अब 6 अगर मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिक पे ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो ये आपने चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट होते हैं, तो हमने सेट x में देखा था, वहां पूछा था कितने पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, तो पैरेलल जब पूछेगा तो 2 आएंगे, लेकिन एक सर्कल के ऊपर जब बोलेगा तो एक सर्कल पे आप जितने मर्जी टेंजेंट ड्रा करो, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, आप इस सर्कल पे जितने मर्जी टेंजेंट्स ड्रा करो, यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, जितने भी आप टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो ना, इनफिनाइट टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे अभी हम, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन दिख रहा है। ये प्रोबेबिलिटी बड़ा अच्छा चैप्टर है आप लोगों का, ये चैप्टर आपको आगे 11th 12th में भी आना है, कंटिन्यू करना है आपसे इस चैप्टर को। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स दिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। अगर सिर्फ किंग की बात करता तो सिर्फ किंग जो है वो, टोटल किंग जो है वो 4 होते हैं, लेकिन यहां पे उसने बोला है किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के 2 किंग होते हैं, 2 रेड होते हैं और 2 जो है वो ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने रेड के लिए पूछा है, तो रेड हो गए 2 और टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो 2 1 2 2 × 26 आ जाएगा 1/26, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/26। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ये याद कर लेनी है सबने, आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसके साथ 1-2 ऑब्जेक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और एक और होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे एमसीक्यू बनता ही बनता है। तो यहां पे पूछा गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा वाली अपने ऑप्शन को जो है करेक्ट कर देना है। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम पे, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिलती रही तो ट्रिग्नोमेट्री के अलग से फार्मूले की वीडियोस देख लेके आएंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 20 एमसीक्यूज आते हैं और ये बड़े मेन हैं, 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100 में 100 स्कोर करना है, 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल होंगे, 80 मार्क्स की जो थ्योरी होगी उनमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं, और अगर आपका यहाँ कोई एमसीक्यू गलत हो गया तो फिर आपके 100 का सपना जो है वो
सपना रह जाएगा, इसलिए कोई भी मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी है। 10th जो हमने ऑलरेडी अभी किया है पहले ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम का फार्मूला क्या होता है? सम का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और अगर प्रोडक्ट का पूछा हो तो प्रोडक्ट का होता है सी अपान ए। यहां सम का पूछा है, सम का फार्मूला माइनस बी अपान ए। द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी दो अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया 2, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर वैसे तो 3 आता है, लेकिन उन्होंने पूछा इवन, तो 2 के बाद जो इवन आता है वो कौन सा आता है? 4। या आप एक 4 ले लो, 4 के बाद कौन सा आता है? 6। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो भी आंसर 2 आएगा, अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो भी HCF 2 आएगा। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो आंसर है वो क्या होता है? वो 2 आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन में 12 है जो द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45। एपी में से आया है और एपी में 3 या 4 एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। इसमें हमारा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के जो पहले 5 मल्टीपल है उनका सम हमें देखना है कितना आता है। तो आपने सिंपल 3 के मल्टीपल्स, 3 का पहला क्या हो गया 3, फिर हो गया 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15, ये होते हैं। हमें बताना है क्या इनका सम 45 है। ये तो वैसे इजी है, अगर डायरेक्ट आप सबको प्लस करके देख लो, अगर 45 आता है तो ट्रू लिख देना, अगर नहीं आता तो फॉल्स। और इसका दूसरा तरीका क्या, अगर कोई वैल्यूज बड़ी वाली आ जाए तो उसके लिए आपको सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये तो इजी था, आप इनको जल्दी से प्लस करके देख सकते हो कितना आता है। लेकिन अगर कोई लेंथी वाला आ जाए तो उसके लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट 5 पूछे हैं तो S5 निकालना है हमें, तो n की जगह 5 आ जाएगा। 2a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। n टोटल 5 टर्म्स बोली है, 5 - 1 और d 6 - 3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5/2, 2 × 3 6, 5 - 1 4, 4 × 3 12, 5/2, 12 + 6 हो गया 18, 2 1 2 9 9 × 5 45। तो इसका आंसर 45 है। हाँ, इन्होंने भी हमारे आंसर 45 दिया, इट मींस ये ऑप्शन ट्रू है। अगर आप इनको डायरेक्ट प्लस करते तो भी आपका 45 ही आना था, लेकिन ये डायरेक्ट प्लस करना हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। फार्मूला जो है हमेशा वो आपका साथ देगा। इसी स्लाइड में हमारा एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। an = a + n+1 × d इज द nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। अब देखो जी, बोलता है, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं इसको हम। an = a + n+1 × d, क्या ये फार्मूला ट्रू है या फॉल्स? देखो an का फार्मूला क्या होता है? वो होता है a + n-1 × d। तो यहां पे हमें इन्होंने n+1 दिया है, इट मींस ये आपका जो है ये फॉल्स है, ये रिजल्ट आपका फॉल्स है। तो इसके ध्यान देना है, छोटी सी मिस्टेक वहां पे की उन्होंने, बस प्लस की जगह माइनस दिया है, आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आदि अभी हमने लिखी थी पहले, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। मैंने लिखवाया था आपको 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 को यही रहने दें तो आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 1 के इक्वल ही होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, जिन सर्कल का रेडियस डिफरेंट होता है वो सिमिलर होते हैं। सर्कल सारे ही सिमिलर हैं। सर्कल छोटे रेडियस का बनाओ, सर्कल बड़े रेडियस का बनाओ और बड़े रेडियस का बना दो, तो उनकी जो है शेप जो है वो एक जैसी रहती है। सारे सर्कल जो है वो सिमिलर होते हैं। नंबर 15, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये तो थ्योरम है, इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल चैप्टर में 2 ही थ्योरम्स है और ये फर्स्ट वाली थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर्कल की जो सेकंड थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट नंबर 16 इज सेक्शन फार्मूला। देखो कल मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला करवाया था और मैंने बोला था कि आप मुझे कमेंट में बताओ सेक्शन फार्मूला क्या है, और एक बच्चे ने सही आंसर भी दिया था। तो आज देखो इस सेट में वही क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने आपको कल बोला था वही क्वेश्चन आज पूछा है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और सेम y के लिए अगर आप x की जगह y से रिप्लेस करोगे तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आज के लिए आपका
क्वेश्चन है कि मुझे बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, आज कमेंट में लिख के बताओ कि व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट इज एब्सिसा। मैंने कल, देखो जो चीजें मैंने पिछली वीडियो में बोली है वही आज यहाँ रिपीट हो रही है। वहां हमें पूछा था ऑर्डिनेट क्या होता है, तो मैंने बताया था वाई एक्सिस, और मैंने बोला था एक्स का नाम बताओ, और बच्चों ने उसमें आंसर दिया भी था, तो वो इस सेट में पूछा गया। एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस। जो बातें आपको बोली है ना वही चीजें आ रही है, अगर आप ये ध्यान दोगे बहुत ईजी है। पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, सबको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये हमारी थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इन ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये बात ध्यान रखना। राइट ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। नंबर 18 है, हमने कल इसके बारे में डिस्कशन की भी थी, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कल वाले ऑब्जेक्टिव में आया था एंगल ऑफ एलिवेशन, आज वाले में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई आदमी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, दैट इज एंगल ऑफ, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एलिवेशन होता है अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। कल वाले सेट में एंगल ऑफ एलिवेशन आया था, आज वाले में एंगल ऑफ डिप्रेशन आया है। नेक्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ये वही बातें सारी रिपीट हो रही है, आप बोलोगे सर वही रिपीट करें, कल वाली स्लाइड में मैंने पूछा भी था कि हमें श्योर इवेंट आया था, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो मैंने आपको पूछा था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं, और सेम बातें बोल रहा हूं, बच्चे ने आंसर दिया था कि उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो आज वाले एमसीक्यू में वही आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और अगर श्योर इवेंट हो, जो इवेंट होना ही होना है, जैसे आपकी मैथ की वीडियो आनी ही आनी है, वो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और आनी ही आनी है, सब सही रहना चाहिए, वीडियो आती रहेंगी और आपके मार्क्स भी आएंगे, ये बात मेरी याद रखना। ओके, और एक क्वेश्चन हमारा यहां पे छूट गया आज भी, नंबर 20 था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कल वाले में भी छूट गया था। तो कल था टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, आज वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका आपको आंसर बताना है, और आंसर इसका मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। देखता हूं मुझे कमेंट में इसका आंसर कौन कौन देता है। तो ये हमारी आज के एमसीक्यूज थे, 20 एमसीक्यूज थे। इसके बाद थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ये एग्जाम वार रूम स्ट्रेटजी आपके लिए लास्ट 30 डेज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग उस पर ध्यान से देखो। उसमें मैथ्स तो मैं आपको करा ही रहा हूं, आपने इसको देखना है। इंग्लिश के सर भी आ गए हैं, उनकी वीडियो भी आज आ रही है आपके सामने, वो आपको ग्रामर के पूरे कंसेप्ट कराएंगे, जेके बोर्ड के भी कराएंगे और सीबीएसई के भी कराएंगे। तो दीपक सर भी कराएंगे आपको, दीपक शर्मा सर, और साथ में साइंस की वीडियोस भी जो है वो रेगुलर आपके लिए आर्यन सर जो है वो लेके आ रहे हैं। बस आपने चैनल पे बने रहना है, हमारे पे ट्रस्ट रखो आप, आपको यहाँ हर चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपने मेहनत करनी है और आपका रिजल्ट जो है वो बोलेगा। ओके, थैंक यू।